आपकी एलडीसी साइंस की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने के लिए नेक्स्ट लेवल के 20 सवाल जो अधीनस्थ बोर्ड के बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित है। अब पुराने पैटर्न के सवालों को भूल जाओ कि पीवाईक्यू निकाल लेंगे और काम हो जाएगा, नहीं होगा। इसलिए इस तरीके के सवाल हमें करने होंगे। इस क्लास में आपको जो ये 20 सवाल मिल रहे हैं, ये 20 सवाल ना होकर एक तरीके से 50 सवालों का एक कॉम्बो है, और जो आपकी आने वाले जो एग्जाम है उसमें एकदम बेहतर कारगर साबित होने वाला है, क्योंकि इस क्लास से आपको 2 सवाल जरूर देखने को मिलेंगे। साइंस के लगभग 40 से 42 सवाल आएंगे, जिसमें से 2 सवाल इस अकेली क्लास में से आने वाले हैं। तो ध्यान से ये क्लास देखनी है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर मैं आपको छोटी छोटी ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे आप लॉन्ग टर्म में चीजें याद रख पाओगे। देखो, निम्न मिश्र धातुओं को उनके घटकों से हमें सुमेलित करना है। पीतल के अंदर होता है तांबा और जिंक। ट्रिक इसकी है, पी से पीतल यानी पिताजी, तांबा और जिंक। तांबा और जिंक इसमें Cu एंड जिंक। देन आता है कांसा की ट्रिक इसी के नाम में। यानी CuSN, कांसा। ये सा और ये तो कांसा, CuSN। एसन बोलते हैं लेड को, सॉरी टिन को। और सोल्डर के अंदर होता है लेड और टिन। क्या होता है? लेड और टिन। सोल्डर बोलते हैं वेल्डिंग के लिए जो मिश्र धातु होती है उसको। फिर आता है स्टेनलेस स्टील। बहुत ही अच्छी ट्रिक है इसकी कि मेरी कॉलोनी के अंदर क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील बनता है मेरी कॉलोनी में। इसके अंदर को यानी होता है क्रोमियम, लो यानी होता है लोहा जिसको आयरन बोलते हैं, और नी यानी होता है निकल। ये 3 मेजर एलिमेंट्स होते हैं, साथ में थोड़ी मात्रा इसमें कार्बन की भी होती है। तो ये को यानी क्या हो गया? क्रोमियम। लो यानी क्या हो गया? लोहा का फेरस, ये साइन है। और नी यानी हो गया निकल। साथ में किसकी? कार्बन की थोड़ी सी मात्रा होती है। तो ये हो गया ऑप्शन सी। मैच कराओ जी। फर्स्ट के अंदर क्या आ रहा है? फर्स्ट के अंदर आता है डी, और सेकंड के अंदर आ रहा है ए, थर्ड में बी और फोर्थ में सी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 है, निम्न सोडियम यौगिकों को उनके सामान्य नामों से हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। देखो, यहां पर NaHCO3 सूत्र दे दिया, साथ में सामान्य नाम दिया है, साइंटिफिक नेम नहीं दिया। ठीक है, मैच कराते हैं। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। याद रखने का तरीका ध्यान रखना है। इस सवाल को बहुत लोग गलत करते आए, पहले भी गलत करते हैं, इन दो में कंफ्यूज होते हैं। मैं आज ये कंफ्यूजन आपका मिटा देने वाला हूं। कैसे? सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बोलते हैं बाई कहां काम करती है? बाई आती है ना खाना बनाने वाली, तो वो खाना बनाने का काम करती है, इसलिए इसको बोलते हैं खाने का सोडा। ऑप्शन नंबर सी, खाने का सोडा। फिर आता है Na2CO3.10H2 जिसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, और साथ में 10 जल के अणु जुड़े हुए हैं। जब जल इसमें जोड़ दिया, जिसमें पानी जोड़ दिया, तो ये सोडा कौन सा हो जाएगा? धुलाई करने के काम आ जाएगा, तो हो गया धोने का सोडा। साथ में NaOH जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका सामान्य नाम जो होता है वो होता है कास्टिक सोडा। फिर आता है Na2CO3, यही Na2CO3 है। इससे अगर मैं पानी बाहर निकाल दूं, यानी जल के अणु बाहर निकाल दूं, निर्जल कर दूं, तो इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट सामान्य, और इसका सामान्य नाम क्या है? सोडा ऐश। साइंटिफिक नेम सोडियम कार्बोनेट और सामान्य नाम सोडा ऐश। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा भाई? फर्स्ट के अंदर सी, ऑप्शन नंबर डी में, और सेकंड के अंदर फिर देखो Na2CO3 किस में आ रहा है? डी, सेकंड में डी, थर्ड में ए और फोर्थ में बी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम राइट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्न कैल्शियम यौगिक, अब क्या लिए? कैल्शियम यौगिक है और उनके उपयोग क्या क्या है, उनसे हमें सुमेलित करना है। ओके, करते हैं जी। पहला है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। जब इसमें पानी डाल देते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। कई बार इनके सूत्र पूछे गए हैं, तो ये भी याद रखना, इसको बुझा हुआ चूना, इसको बिना बुझा हुआ चूना। बुझाने के लिए इसके अंदर क्या मिलाते हैं? H2O मिलाते हैं। वो रिएक्शन में कभी और बताऊंगा। अभी चलते हैं इसका उपयोग। कैल्शियम ऑक्साइड का जो उपयोग होता है वो बेसिकली काम होता है सीमेंट के अंदर और बिल्डिंग निर्माण में, इमारत निर्माण में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो मेनली काम होता है वो होता है, देखो आपने देखा होगा चूना पत्थर देखा है, जिसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, और उसको पानी में डालते हैं, फिर वो उसमें एक रिएक्शन होती है, वो घोल बनता है, उसको हम सफेदी करने में काम में लेते हैं। तो सफेदी करने में जो जिसको हम कली बोलते हैं सामान्य भाषा में, तो ये किस काम में आएगा? जल के शुद्धिकरण, साथ में सफेदी के अंदर।
फिर आता है CaSO4.12H2। अगर ये देखो 2 होता है CaSO4.1 से ही 1H2O, तो इसको बोलते हैं जिप्सम। और इस जिप्सम में से जब एक अणु जल का निकाल दिया जाता है तो बचता है अपने पास में CaSO4.12H2, जिसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा जाता है, इसलिए मैंने बता दिया है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है और इसका काम होता है हड्डियों को जोड़ने में। फिर आता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका काम क्या हो जाएगा, चूने का पानी बनाने में। कैल्शियम कार्बोनेट क्या काम में आता है, चूने का पानी बनाने में। तो मैच कराओ, पहले के अंदर सी, पहले में सी एक ही ऑप्शन में तो यही होगा, दूसरे में डी, तीसरे में ए बिल्कुल सही है और चौथे में बी ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला देखो, निम्न गैसों को उनकी विशेष पहचान से सुमेलित करना है। ये गैसें हैं, इनकी कुछ पहचान है, उससे हमें क्या करना है, मिलान करना है। चलो कर देते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सबसे हल्की नहीं होती है, वायुमंडल में सबसे ज्यादा भी नहीं। चूने का जो पानी है यानी कैल्शियम कार्बोनेट से जो हम चूने का पानी बनाते हैं उसको दूधिया यानी व्हाइट कलर का करने के लिए क्या काम में आता है, CO2। CO2 अगर आप उसमें प्रवाहित करवाओगे तो व्हाइट कलर का हो जाएगा। H2 हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं वो सबसे हल्की गैस होती है। फिर आती है अपनी नाइट्रोजन, और जो नाइट्रोजन है वो वायुमंडल में सबसे ज्यादा है, लगभग 78% ये गैस पाई जाती है। फिर आती है O3, ये O2 ऑक्सीजन नहीं है, ये O3 है, 3 यानी ओजोन। और ओजोन का काम होता है हमें अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं उनसे हमारी रक्षा करना, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना। तो पहले के अंदर सी ओनली एक ऑप्शन में है, सेकंड के अंदर बी बिल्कुल है, सेकंड में ए, थर्ड में बी और फोर्थ में डी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही शानदार सवाल है ये। देखो आप कॉम्बिनेशन में सवाल है, अधिकतर पीवाईक्यूज है जिनका ये कॉम्बिनेशन है। निम्न धातुओं को उनसे बनने वाली वस्तुओं से हमें सुमेलित करना है। चलो कर देते हैं। कौन कौन सी धातु है, पहली धातु है एल्यूमिनियम, फिर तांबा, पारा और टंगस्टन। एल्यूमिनियम एक हल्की और मजबूत धातु है, तो इसका काम क्या होता है, जो अपने हवाई जहाज वाले कलपुर्जे हैं उनको बनाने में, ताकि वो उड़ने में आसान हो, क्योंकि हल्की धातु होनी चाहिए। ऐसे लोहा डाल सकते हो लेकिन लोहा भारी बहुत होता है और मजबूत भी है, तो एल्यूमिनियम का काम ये हो गया। तांबे का क्या काम है, देखो तांबा विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। सबसे जो ज्यादा विद्युत की सुचालक होती है वो होती है चांदी, लेकिन चांदी बहुत महंगी पड़ती है, इसलिए तांबे के तार यूज लिए जाते हैं बिजली के तार बनाने में। और पारे का काम होता है थर्मामीटर में। टंगस्टन जो है, टंगस्टन किस काम में आती है, बल्ब में। देखो पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो लिक्विड स्टेट में रहती है, एकमात्र धातु है जो लिक्विड द्रव अवस्था में रहती है। तभी तो आप देखते होंगे थर्मामीटर के अंदर वो जो लिक्विड चढ़ता है वो उसको बोलते हैं पारा। और टंगस्टन जो होती है वो बल्ब का फिलामेंट, जो अपना बल्ब होता है उसके अंदर फिलामेंट जो होता है ना, जो जलता है, जो हमें ऊष्मा देता है, उसको बनाने में काम में लिया जाता है। क्यों, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इसका गलनांक होता है, तो गलता नहीं है, इसलिए इसमें डी हो गया। पहले के अंदर अपना सी, पहले में सी, सेकंड में ए और थर्ड में बी और फोर्थ में डी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला देखो, सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु, यहां पर नॉन मेटल पूछा है। अगर मेटल पूछा होता तो वो होती पारा, लेकिन नॉन मेटल अधातु जो है वो होती है ब्रोमीन। ये क्लोरीन जो होती है वो गैस स्टेट में होती है, आयोडीन जो होती है सॉलिड स्टेट में होती है, और फ्लोरीन वो भी गैस में होती है। ये एकमात्र है जो किस में होती है, लिक्विड स्टेट यानी द्रव अवस्था में होती है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। सामान्य सा सवाल था। आगे देखो भाई, हाईकोर्ट ग्रुप डी की आप में से अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसकी डेडिकेटेड एक टेस्ट सीरीज जो कि 15 फुल लेंथ के टेस्ट हैं, इसके अंदर आपको टेस्ट की पीडीएफ मिलेगी, आपको हर प्रश्न की व्याख्या मिलेगी। स्मृति कोचिंग क्लासेस के ऐप पर आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही नाम मात्र की सी फीस है 199, और हमारे एप्लीकेशन के जो नंबर है, कोचिंग के जो नंबर है, उन पर आप कॉल करके कोई ऑफर की जानकारी भी ले सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सबसे अधिक विद्युत चालकता किस धातु में होती है? सबसे अधिक जो विद्युत की सुचालक जो धातु होती है वो होती है चांदी, उससे कम होती है तांबा, सबसे ज्यादा कौन सी होती है? चांदी। फिर होती है तांबा, एल्यूमिनियम,
सोना, ठीक है। तो चांदी ही सबसे ज्यादा सुचालक होती है, लेकिन बिजली की तारों में हम तांबे का प्रयोग करते हैं, क्योंकि भाई साहब चांदी कितने रुपए किलो हो रही है, अभी तो शायद 3 लाख के आसपास पहुंच गई थी, पहले 4 लाख भी पहुंच गई थी। तो अभी तो भैया सुचालक भले ही हो आप, लेकिन हम आपको काम नहीं लेंगे। अगला सवाल है कथन और कारण वाला। ये भी अधीनस्थ बोर्ड का बहुत फेवरेट पैटर्न है, नए पैटर्न के आधार पर ये सवाल है। देखो सवाल कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन पैटर्न जरूर चेंजेस होगा आपका, ठीक है। कथन है और कारण है। कथन है टंगस्टन जो धातु है उसका उपयोग किस में होता है, बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है, अभी हमारे सामने आया था ये सवाल, किया जाता है, ठीक है। उसी सवाल को अपन ने कथन कारण में बना दिया। तो टंगस्टन का जो गलनांक सभी धातुओं में सबसे अधिक होता है, बिल्कुल इसका जो गलनांक होता है लगभग 3,500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। गलनांक का मतलब होता है कि आप अगर 3,500 डिग्री जो टेम्परेचर इसको दोगे तब जाकर ये कहीं पिघलेगा, वरना ये पिघलेगा ही नहीं। तो अब आप देखो, इसीलिए इसको ऐसी जगह यूज किया जाएगा, जैसे अपन बल्ब लगाएंगे उसमें यूज करेंगे, उसको कितनी ऊष्मा दे दो वो जलता रहेगा, लेकिन वो पिघलेगा नहीं। नॉर्मली इस गलनांक के कारण ही टंगस्टन का उपयोग किया था बल्ब के फिलामेंट में। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है कथन की पुष्टि भी करता है, यानी इसकी व्याख्या भी करता है, क्योंकि गलनांक ज्यादा है इसलिए इसका इसमें उपयोग किया जाता है। तो देखो दोनों सही है और कारण सही व्याख्या भी करता है। कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए ही हमारा राइट हो जाएगा। अगला देखो फिर कथन कारण आ गया। सोना और चांदी जो है प्रकृति में मुक्त यानी फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, बिना किसी मिलावट के, ऐसा इसका कहना है, ठीक है साहब। पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। और सोना और चांदी बहुत अधिक क्रियाशील है, नहीं जी, सोना और चांदी जो है बहुत अधिक क्रियाशील नहीं है। यहां आप इसका बिजली वाली सुचालकता से मत लगा लेना, बिजली के जो सुचालक है वो तो चांदी सबसे ज्यादा है, लेकिन क्रियाशील मतलब जो किसी तत्व से क्रिया कर ले, उसके अंदर तो सबसे ज्यादा पोटेशियम है। आपको पता है ये एक सीरीज है, कालू ने क्या बोलते हैं, पोटेशियम, सोडियम, ऐसे होता है ना, वो एक ट्रिक मैंने बता भी रखी है, इस तरीके से होता है। सोना और चांदी जो होता है वो ऐसे करके सबसे लास्ट में आता है, तो ये सबसे कम क्रियाशील है। तो यहां पर ये अपना जो कारण है वो गलत हो गया, सबसे कम क्रियाशील होती है, इसी वजह से इनसे कोई क्रिया नहीं करता, इसलिए मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है पोटेशियम, और फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस जो आयरन है। तो यहां पर कारण गलत है, कथन सही है अपना, कथन सही है और कारण गलत है। दोनों सही है, कारण सही व्याख्या करता है, दोनों सही है लेकिन कारण सही व्याख्या नहीं करता है। कथन सही है लेकिन कारण गलत है, कथन सही है लेकिन कारण गलत है, ऑप्शन सी। अगला देखो, नीचे कथन और कारण दिया गया, फिर कथन कारण। चलो जी, ग्रेफाइट जो होता है वो एक अधातु है। पहली बात, ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है, ये भी बात ध्यान रखना। ग्रेफाइट जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी सुचालक है, एकमात्र अधातु है, बाकी सारी धातुएं ही सुचालक है, लेकिन अधातु कौन सी है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का उपयोग अपन पेंसिल, जो अपन कच्ची पेंसिल यूज करते हैं ना, वो कच्ची पेंसिल ग्रेफाइट से बनाई जाती है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है, बिल्कुल कार्बन के 3 अपर रूप पड़े होंगे, ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया और फुलरीन हो गया। हीरा जो होता है वो सबसे कठोर धातु है। ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है और इसकी जो परतें हैं आसानी से फिसल सकती है। देखो क्या होता है, ग्रेफाइट की जो परतें हैं आसानी से फिसल सकती है, इसीलिए वो कागज के ऊपर अपना जो इंक है या अपना जो मार्क है वो छोड़ देती है, और वो क्या है, पेंसिल बनाने में इसीलिए उपयोग होती है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण इसकी सही पुष्टि भी करता है। इस तरीके से ये सवाल हो गया, तो दोनों सही है और कारण इसकी सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। अगला देखो, निम्न में से कौन सा कथन धातुओं के बारे में गलत है। धातुओं के बारे में गलत कौन सा है, देखो धातुएं प्राय ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती है, बिल्कुल ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती है। लोहे को यहां से गर्म करोगे, यहां तक आप टच करोगे तो गर्म हो जाएगा, यानी सुचालक है, तभी तो यहां से यहां तक पहुंचा, ठीक है। धातुएं जो प्राय तन्य होती है और आघातवर्धनीय भी होती है। तन्य का मतलब होता है उससे खींचकर तार बनाए जा सकते हैं, और आघातवर्धनीय का मतलब होता है उसको पीट पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। ओके, फिर आता है सभी धातुएं जो होती है चुंबकीय होती है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये गलत बात है, सभी धातुएं चुंबकीय नहीं होती है।
केवल और केवल कुछ धातुएं जैसे फेरस हो गया और निकल हो गया, है ना, ऐसे कोबाल्ट हो गया, ये कुछ जो धातुएं हैं वो चुंबकीय होती है। आप सोने को तो चुंबक से थोड़ी कर सकते हो, जबकि सोना भी तो एक धातु है। तो सभी नहीं होती है, कुछ धातुएं होती है, तो ये मुझे गलत लग रहा है। और धातुएं प्राय चमकीली होती है, प्राय चमकीली होती है, धातुएं चमकदार होती है। एक ऐसी अधातु है जो चमकीली होती है और उस अधातु का नाम आयोडीन है। धातुएं सभी चमकीली होती है, लगभग, सारों के लिए नहीं बोला, प्राय चमकीली होती है। तो अपना वैसे इसके अंदर में गलत ढूंढना था, तो गलत ये होगा। फिर है निम्न कथनों पर विचार करना। अब देखो ये मल्टीपल चॉइस वाले सवाल है, इसमें एक आंसर नहीं होगा, 2-3 वाले आंसर हो गए, ठीक है। जैसे पहला दूसरा तीसरा भी हो सकता है, दूसरा तीसरा भी हो सकता है, पहला तीसरा भी हो सकता है। यही नया पैटर्न है, सवालों में चेंज नहीं है। एक ही सवाल में 2-2 3-3 सवाल डाल दिए जाते हैं, इसलिए पेपर आजकल थोड़े लेंथी हो रहे हैं। स्पीडली हमें करना है। ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक है, बिल्कुल है। मैंने बोला था कि ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है जो विद्युत की सुचालक है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और जहां भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, विद्युत का संचालन करते हैं। तो ये बिल्कुल राइट बात है। एल्यूमिनियम जो है उस पर Al2O3 की परत बनने से वह जंग से सुरक्षित होती है, बिल्कुल राइट बात है। एल्यूमिनियम जो होता है उस पर क्या होता है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है और वो सुरक्षित होता है। लेकिन यहीं पर अगर लोहा है उसके साथ में Fe2O3 की परत जड़ जाती है तो वो जंग बन जाता है, बिल्कुल। उसमें नमी के साथ में अगर ऑक्सीडेशन उसका होता है तो वो जंग बन जाता है। यहां पर ये जंग इसकी सुरक्षा के काम में आता है, लेकिन ये ऑक्सीजन की सुरक्षा के काम नहीं आती है, वह और अधिक नष्ट होता। बात ये भी सही है। सोडियम है उसको मिट्टी के तेल यानी केरोसिन और जो सफेद फास्फोरस है, श्वेत फास्फोरस है, उसको जल में रखते हैं, बिल्कुल राइट बात है। जो सोडियम है वो हवा से भी क्रिया कर लेता है और पानी से भी क्रिया करता है। तो ना तो उसको हवा में रख सकते हैं, ना ही उसको पानी में। हवा में छोड़ दोगे ना तो भी वो आग पकड़ लेगा, और पानी में फेंकोगे तो भी आग पकड़ लेगा सोडियम। तो उसको ना हवा में रख सकते हैं ना पानी में रख सकते हैं, तो किस में रखते हैं, केरोसिन में डुबो के रखते हैं। और जो फास्फोरस है वो हवा जो है उसमें तो आग पकड़ लेता है, लेकिन पानी में नहीं पकड़ता, इसलिए उसको पानी के अंदर रखते हैं। फिर आता है, ये भी एकदम सही है, तीनों सही है। एक्वा रेजिया में HNO3 जिसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, और HCl का अनुपात होता है 3:1, और यह सोना और प्लेटिनम को घोल सकता है, बिल्कुल राइट बात है। कई बार आपने देखा होगा कि गांव में कई लोग आते हैं ना कि आपके गहने चमका देते हैं और वो उसमें डाल देते हैं, वो एक्वा रेजिया होता है जिसको अम्ल राज बोलते हैं। इसमें अगर आप डाल दोगे तो वो सोने को घोल के पिघला लेगा, वो चमक नहीं है, वो सोना ही ले जाएगा आपका। तो देखो उसमें अनुपात ये गलत दे रखा है। HNO3 जो होता है उसका 1 अनुपात होता है, और HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके 3 अनुपात होते हैं, इसलिए ये गलत कथन है। यहां पर 1:3 होना चाहिए, जबकि इसमें क्या लिख रखा है, 3:1। केवल 1, 2 और 3 सही है, 1, 2 और 3 सही है, सभी चारों सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्न कथनों पर फिर विचार करना है। लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही बात है। जंग लगने की क्रिया में क्या होता है, फेरस के साथ में ऑक्सीजन और H2O क्रिया करते हैं तो बनता है Fe2O3.H2O, इसको बोलते हैं जंग का सूत्र, ठीक है। तो रासायनिक प्रक्रिया, जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3 है। इसके साथ में H2 नहीं भी जुड़ा है तो भी इसका जंग का सूत्र सामान्य सूत्र माना जाता है, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण द्वारा लोहे को जंग से बचाया जाता है। देखो जब हम क्रियाशीलता का क्रम देखते हैं ना, तो उसके अंदर जो जिंक है वो लोहे से ज्यादा क्रियाशील होता है। तो लोहे के ऊपर अगर मैं जिंक की परत चढ़ा दूंगा तो जिंक ज्यादा क्रियाशील है, ऑक्सीजन से वो क्रिया करेगा, और जो नीचे लोहा है वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा जंग खाने से। तो पहले जंग लगेगा तो किसको लगेगा, जिंक को लगेगा, लोहे को नहीं लगेगा, इसलिए जिंक की उस पर परत चढ़ाई जाती है और उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो ये 1, 2 और तीनों ही सही बात है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। फिर देखो हमारे स्मृति कोचिंग क्लासेस पर बहुत सारे बैच चलते रहते हैं। कौन कौन सा चल रहा है, LDC का चल रहा है जो कि 2026 वाली LDC है, उसके अंदर आपका सेकंड पेपर का बैच चल रहा है जिसमें स्कोर बूस्टर्स बैच को हमने बोला है, हिंदी और इंग्लिश का बैच। राजस्थान हाईकोर्ट LDC का भी बैच चल रहा है, 499 रुपए में है। और जनरल इंग्लिश केवल और केवल किसी को केवल इंग्लिश पढ़नी है तो जनरल इंग्लिश जो किसी भी एग्जाम के लिए आप ये बैच ले सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अभी आपको बताया था न्यायाधीश बैच भी चल रहा है, जो हाईकोर्ट ग्रुप डी का एग्जाम जो अभी होने वाला है उसका एक बैच चल रहा है।
जो मात्र 299 में, जिसमें जीके, हिंदी और आपको इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 14 है, निम्न धातुओं को उनकी विशेष पहचान से फिर से सुमेलित करना है। ठीक है जी। पारा, पारा क्या काम में आता है? पारा सामान्य तापमान पर द्रव धातु एकमात्र, बिल्कुल मैंने बताया था, पारा ही एक ऐसी धातु जो लिक्विड स्टेट में है। चांदी जो होती है वो सबसे ज्यादा सुचालक। लिथियम जो होती है वो सबसे हल्की धातु। सबसे हल्की धातुओं में अगर कोई है तो लिथियम है, गैसों में कोई है तो हाइड्रोजन है। सोना क्या काम में आता है? सोना सबसे अधिक आघातवर्ध है। देखो यहां अगर मैं सबसे अधिक तन्य भी लिखूं तो भी सोना है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबे तार खींचे जा सकते हैं। और सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय, मतलब पीट पीट कर चादर भी अगर सबसे ज्यादा लंबी किसकी बनेगी तो वो भी सोने की बनेगी। तो सबसे ज्यादा तन्य और सबसे ज्यादा आघातवर्धक धातु है वो सोना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, मिलान कर लो भाई। पहले में क्या आ रहा है? पहले में सी ऑप्शन, दूसरे में ए ऑप्शन, और तीसरे में अपना आ रहा है बी ऑप्शन, और चौथे में आ रहा है डी। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। अगला सवाल, निम्न पदार्थों को उनके भंडारण विधि से सुमेलित करना है कि कहां कहां भंडार करते हैं। सोडियम को कहां रखा जाता है? अभी बताया था मिट्टी के तेल में। अब आप इसमें चाहे बी कर लो चाहे सी कर लो, दोनों में मिट्टी का तेल है। ठीक है, वो आगे हम ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे कौन सा आंसर सही हो सकता है। सफेद फास्फोरस को मैंने कहा था जल में भी रख सकते हैं, क्योंकि हवा से तो ये क्रिया कर लेता है, हवा में नहीं रख सकते। लेकिन पानी से ये क्रिया नहीं करता है, पानी में नहीं जलता है, इसलिए इसको पानी में रखते हैं। तो जहां पर दूसरे में बी आ रहा, दूसरे में बी इस ऑप्शन में आ रहा है, और किसी ऑप्शन में दूसरे में बी नहीं आ रहा। पहले में आप बी कर लो चाहे सी कर लो। पहले में आप सी कर लेते हैं। चलो इसमें 1 सेकेंड बेटा, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। फर्स्ट जो होगा ना उसके अंदर आएगा अपना बी। फर्स्ट में क्या आएगा? सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं, मिट्टी का तेल यानी केरोसिन। और पहले में आएगा ए, सॉरी दूसरे में आएगा ए, सफेद फास्फोरस को जल में रखते हैं क्योंकि पानी हवा में क्रिया कर लेता है। ये हवा और पानी दोनों से कर लेता है। और पोटेशियम भी इतना क्रियाशील होता है कि वो भी क्या होता है, हवा और पानी दोनों से कर लेता है। तो उसको भी आप जो है इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन, दोनों सेम ऑप्शन है इसलिए किसी में भी रख सकते हो। ठीक है, और क्लोरीन है वो सिलेंडर में रखते हैं। तो देखो क्लोरीन वाले में डी किसमें, इसमें है, तो यही ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। और थर्ड जो है उसमें सी कर दिया, सेकंड जो है उसमें ए कर दिया, और पहले में बी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखना सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है, पोटेशियम को केरोसिन में रखा जाता है, लेकिन फास्फोरस को सिर्फ जल के अंदर रखते हैं, और क्लोरीन जो है वो सिलेंडर के अंदर रहती है। सवाल नंबर 16 है, अधातुओं के बारे में सही कथन, जैसे पहले धातुओं वाला, यहां सही कथन ढूंढना है। क्या अधातुओं को वे तारों में खींची जाती है? अधातु तारों में नहीं खींचती, धातुएं खींचती है। ठीक है, तो ये तो गलत है, हमें तो सही ढूंढना है। वे आमतौर पर उष्मा की कुचालक होती है। हाँ, ये बात मुझे सही लग रही है। अधातुओं के अंदर जैसे कोई लकड़ी है, लकड़ी के अंदर आप बिजली नहीं प्रवाहित करवा सकते हो, या लकड़ी के अंदर ऊष्मा भी प्रवाहित नहीं होती, वो जहां से जल रही होती है वहीं से जल रही होती है, तो ऊष्मा की कुचालक होती है। ये बात मुझे सही लग रही है। ठीक है, वे हथौड़े से चपटी की जा सकती है, चपटी नहीं की जा सकती है, और वे हमेशा ठोस होती है। नहीं नहीं नहीं, देखो इसके अंदर हमें ना ज्यादा सही वाला ऑप्शन देखना पड़ेगा। तारों में खींची जाती है, तारों में तो नहीं खींचती है। अधातु जो आमतौर पर ऊष्मा की कुचालक होती है, आमतौर पर कुचालक होती है लेकिन सुचालक भी होती है। ठीक है, और वे हथौड़े से चपटी की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, और वे हमेशा ठोस होती है। वे ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ठोस हो। तो ऑप्शन इन दोनों में से आएगा, उष्मा की कुचालक या फिर इसमें से। उष्मा की कुचालक तो वो नहीं होती है, वो जलती है। ठीक है, सुचालक तो है। तो वे हमेशा ठोस होती है, ये वाला। सॉरी सॉरी सॉरी, हमें सही ढूंढना था, तो सही यही होगा, यही होगा, ये गलत है। मैं कई बार क्या है इसमें मैं भी कंफ्यूज हो गया, तो सोचो आप तो कंफ्यूज हो ही सकते हो। सही कथन जहां ढूंढना होता है तो वहां आप गोला लगा लिया करो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, वे आमतौर पर क्या होती है, ऊष्मा की जो है कुचालक होती है, ये बात सही है। तो इसी को हम यहां पर ज्यादा प्रेफर करेंगे। अगला सवाल, फिर कथन कारण, जिंक जो है लोहे से अधिक क्रियाशील है, इसलिए गैल्वेनाइजेशन में उपयोग होता है। ये बात बिल्कुल राइट है। अभी मैंने बताई थी कि जिंक ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए लोहे पर आप लगाओगे तो लोहा सुरक्षित रह जाएगा। जिंक जो है वो उसको बचा लेगा एक तरीके से, वो खुद क्रियाशील ज्यादा है इसलिए ज्यादा क्रिया वो करेगा। जिंक जो है लोहे की तुलना में पहले अभिक्रिया करा, बात राइट है।
देखो जिंक जो है, जो सक्रियता श्रेणी है, आपको ये याद होनी चाहिए। पहली बात, इसको एक ट्रिक भी होती है, काड़ू ने कार मांगी, एल्टो, जैन, फरारी, ठीक है, पापा बोले हट, फिर इसके नीचे आएगा देखो कॉपर, ठीक है, ऐसे ये एक श्रेणी चलती है। सबसे जो कम होती है क्रियाशीलता वो सोने की होती है, चांदी की होती है। सबसे ज्यादा होती है वो किसकी होती है, पोटेशियम की, सोडियम की। अब देखो जिंक ज्यादा क्रियाशील है, अगर कोई ज्यादा क्रियाशील है इसका मतलब पहले अभिक्रिया ये करेगा। अगर मैं लोहे के ऊपर ये जिंक चढ़ा दूं तो पहले अभिक्रिया जिंक करेगा ना कि लोहा, इसलिए लोहा बच जाएगा। बात बिल्कुल सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, और दोनों एक दूसरे की आर जो है वो एक ही व्याख्या करता है। इस तरीके के आपके सवाल आएंगे भाई, ऑप्शन ए ही सही है। अगला है, निम्न में से किस अ धातु का उपयोग उर्वरकों, जो अपने उर्वरक होते हैं उनमें किसका उपयोग किया जाता है, तो उसमें नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर। तो नाइट्रोजन खाद बनाने में उपयोगी उर्वरक यानी खाद, रासायनिक खाद जो बनाते हैं उसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन उपयोग में आती है। अगला सवाल मजेदार है, कोई अज्ञात ठोस पदार्थ है, पता नहीं है कौन सा पदार्थ है, ठोस पदार्थ है, विद्युत का चालन नहीं करता, विद्युत नहीं बहती उसमें से, हथौड़े से अगर चोट कर देते हैं तो बिखर जाता है, भंगूर हो जाता है, भंगूर मतलब टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाता है, और उसकी क्रिया अम्ल के साथ में कराने पर कोई गैस भी नहीं निकलती, यानी अम्ल से वो क्रिया भी नहीं करता, कोई गैस नहीं निकलती उससे। तो ये पदार्थ क्या हो सकता है, देखो धातुएं तो जो होती है अम्ल से क्रिया करती है, धातुएं तो क्या करती है, अम्ल से क्रिया करती है, ठीक है, जैसे सोडियम है ना, ये अम्ल से क्रिया करता है। बहुत सारी धातुएं जो होती है ऑक्साइड जो उनके साथ बेसिक होते हैं, तो वो धातुएं तो अम्ल से क्रिया करती है, और धातुएं विद्युत का चालन भी करती है, तो धातु तो नहीं होगा। अधातु विद्युत का चालन नहीं करती है, और तोड़ने के ऊपर अधातु जो है वो टुकड़ों में बढ़ जाती है। जैसे आप कोयला है, कोयला अधातु है, उसको आप तोड़ोगे कार्बन को तो वो भंगूर टूट जाएगा। तो ये गुण मैच कर रहे हैं, इसलिए ये अधातु है, मिश्र धातु नहीं होती है। मिश्र धातु तो जैसे स्टील है उसमें तो विद्युत का चालन होता है, ठीक है, पीतल है उसमें भी विद्युत का चालन होता है। तो हमारे यहां पर क्या हो जाएगा, और अयस्क धातु मणि जिसको अयस्क बोलते हैं और बोलते हैं, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी हमारा एकदम राइट आंसर हो गया। अगला सवाल बड़ा दिखता है लेकिन होता एकदम छोटा ही। अगला फिर से कथन कारण है। कथन ए बोलता है ब्लीचिंग पाउडर को जल शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर, इसको हम क्या करते हैं, जल के शुद्धिकरण में काम में लेते हैं, और ब्लीच कराने में यानी वो विरंजक चूर्ण का भी काम कर देता है। तो CaOCl2 ये इसका सूत्र होता है, कैल्शियम, ऑक्सीजन, क्लोराइड, क्लोरीन जिसमें आ गया तो वो क्लोरीन का काम ही क्या होता है, जल को प्योरीफाई करना। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र NaOCl है, बिल्कुल नहीं है, मैंने अभी बताया इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है, ना कि NaOCl है। तो ये तो एकदम ही गलत हो गया कारण। तो कथन एकदम सही है लेकिन कारण गलत है, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो गया भाई। फिर से एक बार आप देख लीजिए, LDC 2026 का हमारे सेकंड पेपर का एक बैच चल रहा है जो आपको 599 में उपलब्ध है। ऑफर के लिए आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, जिसमें नंबर है आपको 8209630507। इन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। LDC और हाईकोर्ट LDC का एक बैच चल रहा है जिसको न्याय संकल्प बेच नाम दिया गया और 499 में है। दुर्गा बैच अगर इंग्लिश चाहिए तो दुर्गा बैच, ओनली इंग्लिश के लिए दुर्गा बैच है, और राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी का बैच है जो 299 के अंदर ही आपको उपलब्ध कराया गया है। राजस्थान में सबसे कम फीस इस बैच की है हाईकोर्ट ग्रुप डी के लिए। चलो, अब ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लोग इसमें कमेंट कीजिए ताकि मैं साइंस की आपके लिए और बेहतरीन क्लासेस लाऊं, इसी तरीके से सवाल लाऊं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम बहुत बढ़िया हो, जो एकदम डायरेक्ट एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन ही हो। तो इस क्लास को एंड करते हैं और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।